हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है एनसेफेलाइटिस। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, यानी कि जो हमारे ब्रेन के टिश्यू और सेल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? एनसेफेलाइटिस कहते हैं। इट में डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट इन्फेक्शन और हिमेटोजेनस रूट, यानी कि ये इन्फेक्शन यानी कि एंसेफेलाइटिस किस प्रकार होता है? वो होता है या तो डायरेक्ट इन्फेक्शन के कारण या हिमेटोजेनस रूट के कारण, यानी कि ब्लड के द्वारा भी ये फैल सकता है या कोई भी डायरेक्ट इंजरी हुई ब्रेन को उसकी वजह से भी एंसेफेलाइटिस हो सकता है। इट में अकर अक्रॉस द ओल्फैक्टरी म्यूकोसा और अलोंग द पेरिफेरल नर्व्स। ये और किसके द्वारा फैल सकता है? ओल्फैक्टरी म्यूकोसा के द्वारा या पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा भी ये हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एंसेफेलाइटिस क्या होता है? जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होती है, उसकी इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? एंसेफेलाइटिस कहते हैं। लेकिन मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? जो ब्रेन की और जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसके बाद इटियोलॉजी, यानी कि यह एंसेफेलाइटिस किस किस के कारण हो सकता है? इन्फेक्शन के कारण इसके अलग अलग टाइप भी है, जैसे इन्फेक्शन एंसेफेलाइटिस या ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड क्रोनिक एंसेफेलाइटिस। इटियोलॉजी में भी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। जैसे इन्फेक्शन एंसेफेलाइटिस, ये किसके कारण होगा? बैक्टीरिया या वायरस के कारण। तो वायरस के कौन कौन से वायरस हो सकते हैं? हर्पीज वायरस हो सकता है, एंट्रोवायरस के कारण हो सकता है, वेरिसेला स्टर, MMR, चिकन पॉक्स, रेबीज, जैपनीज बी और आदि, इन सभी के कारण हो सकता है। दूसरा हमारा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमारा आता है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस या स्ट्रेप्टोकोकस। इन सभी के कारण क्या हो सकता है? एंसेफेलाइटिस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस। ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस किसके कारण होता है? इट अकर्स एन एंटीबॉडीज अबनॉर्मली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। ब्रेन में क्या होता है? एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, वो उसको अंदर नहीं जाने देते ब्रेन के। ठीक है। एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन इन ब्रेन और डिस्ट्रॉय द ब्रेन सेल्स। इसमें क्या होता है? जो हमारी एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटीबॉडी जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? अब नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स है या जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनमें इन्फ्लामेशन कोज करता है या उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी जो बॉडी की सेल्स है, यानी कि अपनी खुद की सेल्स को फॉरेन बॉडी समझकर, यानी कि बाहर से आई हुई कोई भी सेल या कोई भी बैक्टीरिया समझकर किल करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस। जैपनीज एंसेफेलाइटिस क्या होता है? ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था जैपनीज बी। तो ये क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि किसके कारण? मॉस्किटोज के द्वारा फैलता है, यानी कि मच्छर के द्वारा ये फैलता है। एक वायरल इन्फेक्शन होता है जैपनीज एंसेफेलाइटिस। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्रोनिक एंसेफेलाइटिस। क्रोनिक का मीनिंग क्या होता है? कि लंबे टाइम से कोई भी प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं क्रोनिक। एक्यूट कि अचानक से ही उत्पन्न हुई अभी कुछ ही समय पहले। क्रोनिक होता है कि 6 महीने से ज़्यादा। ठीक है। तो क्रोनिक एंसेफेलाइटिस यानी कि क्या है? धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूस स्लोली ड्यू टू HIV वायरस, यानी कि HIV इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है? एंसेफेलाइटिस कोज हो सकता है, वो भी धीरे धीरे। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक एंसेफेलाइटिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे पेशेंट को जिसको एंसेफेलाइटिस है। हेडेक होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हेडेक होगा। फीवर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस के कारण हुआ है, तो क्या है? फीवर होना नॉर्मल बात है किसी भी डिसीज कंडीशन में। नोजिया,
वोमिटिंग, बॉडी पेन, कन्फ्यूज़न, फोटोफोबिया में यानी कि लाइट से डर लगने लगता है इंसान को। देन कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है तो व्यक्ति की मेमोरी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद डिसओरिएंटेशन यानी कि व्यक्ति को समय पर्सन पैलेस ऐसे ही कुछ इन सभी के बारे में पता नहीं होगा, डिसओरिएंट हो जाएगा वो, अपने समय के अपने इन्वायरमेंट के प्रति डिसओरिएंट हो जाएगा। सीजर्स आ सकते हैं, अफेजिया हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, व्यक्ति अनकॉन्शियस हो सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो सकते हैं आइज़ के, फेस के एंड एक्सट्रीमिटीज़ के। उसके बाद हमारे आते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यानी कि हम किस प्रकार पता लगाएंगे कि किसी व्यक्ति को एंसेफेलाइटिस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पास्ट में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, HIV पॉजिटिव तो नहीं है पेशेंट, या और भी हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनमें हम पेशेंट के सिम्टम्स देखते हैं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद CT स्कैन कराएंगे, CSF एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MRI कराएंगे पेशेंट का, यूरिन एग्जामिनेशन, टिश्यू बायोप्सी यानी कि ब्रेन की टिश्यू बायोप्सी, ब्रेन में से हम क्या लेंगे, टिश्यू को कलेक्ट करेंगे एंड देन फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देंगे। नंबर पंचर करेंगे जिससे कि CSF में कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस तो नहीं है या कोई भी इम्यून सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए। उसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे किसका, एंसेफेलाइटिस का मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा आता है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर बेटर प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज कंडीशन, यानी कि जो डिसीज कंडीशन है या जो कंडीशन हुई है यानी कि एंसेफेलाइटिस हुआ है उसका बेटर प्रोग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, हम कुछ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट देंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। जो सिम्टोमेटिक यानी कि जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो बेनिफिशियल होता है, अच्छा जल्दी पेशेंट ठीक होता है। तो इस कंडीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेकंड है IV फ्लूइड थेरेपी एंड डोपामिन टू बी गिवन टू ट्रीट शॉक एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो IV फ्लूइड थेरेपी देंगे और डोपामिन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को यदि पेशेंट को शॉक है या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कराएंगे, IV फ्लूइड थेरेपी देंगे या डोपामिन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स मे बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कन्वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन या ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। एंटीबायोटिक क्यों प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि फीवर है तो एंटीबायोटिक देंगे फीवर से या हाइपरपायरेक्सिस से रिलीफ के लिए। मैनिटोल और ग्लिसरोल में भी रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ का इसका मीनिंग क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि मैनिटोल और ग्लिसरोल यदि हम पेशेंट को दे रहे हैं यदि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उसको कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एंटीवायरल मेडिकेशन, ठीक है, एंटीवायरल जो मेडिकेशन है यदि वायरस के कारण क्या हुआ है एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे यदि वायरस के कारण कोई भी एंसेफेलाइटिस कोज हुआ है, जैसे हमारा जैपनीज था, तो इन सभी के कारण यदि हुआ है तो हम एंटीवायरल मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। एंटीबायोटिक मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, यदि ताकि पेशेंट को कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो या बाद में ना हो, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी इज गिवन, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो देंगे और जो स्पेसिफिक डॉक्सिफिकेशन थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, जो पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट एक तो डिसोरिएंट है, ठीक है, पेशेंट को कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, पैरालिसिस भी है या सीजर्स भी आ रहे हैं, तो कि पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है इंजरी से, ब्लीडिंग से, या कोई भी यदि उसको इन्फेक्शन लग सकता है तो उन सभी से हमें पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ये नर्सिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के तरफ, पेशेंट के प्रति, ठीक है।
दूसरा है टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को और पर्सनल हाइजीन की पेशेंट को मेंटेन करके रखनी है। टू मेंटेन फ्लूइड इम्बैलेंस, जो फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ है उसको मेंटेन रखना है। टू प्रोवाइड द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, डॉक्टर के अकॉर्डिंग या फिजिशियन के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स दी गई है पेशेंट को उसको सही टाइम से और सही डोज में पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। हम इसमें और भी लिख सकते हैं कि वाइटल साइंस चेक करने हैं, पेशेंट को असिस्ट करते रहना है, यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है। तो इनमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था एंसेफेलाइटिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी तरफ से फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।